हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से काफ़ी दिनों के बाद। और अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक एग्ज़ाम की लिस्ट प्रदान करी है जिसमें डेट्स दी गई हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब होंगे। तो काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा चल रही थी कि जो लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसका जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो फिलहाल आयोग ने आपको पर्याप्त समय दे दिया है जिसके कारण आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस लंबे समय को ग्रांटेड लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तो बहुत लंबा समय है, बाद में कर लेंगे। जो लोग एग्ज़ाम पास करते हैं उनकी रणनीति ये रहती है कि कुछ ना कुछ उस एग्ज़ाम के टच में वो रहते ही हैं। वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, नंबर ऑफ़ आवर्स उनके ज़रूर कम रहेंगे शुरुआत में, लेकिन उस नंबर ऑफ़ कम आवर्स जो होते हैं उसको बाद में एग्ज़ाम के टाइम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो शुरुआत ही वो 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करे कोई, तो फिर वो 7, 8 या 10 घंटे नहीं पढ़ सकता। वो वही पढ़ सकता है जिसने 4 से 5 घंटे रोज़ पढ़ाई करी है। अब क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है, तो ये जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है ये लगभग उसी लेवल का होता है जैसा कि PCS का एग्ज़ाम होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपसे कि जो सिलेबस है हमारा, जो आयोग ने दिया है लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, कम ऑन। तो ये रहा सिलेबस। विशेष अधीनस्थ शिक्षा सामान्य तथा महिला शाखा की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु जो परीक्षा योजना है उसके संबंध में इन्होंने अपना क्या दिया है, सिलेबस दिया है। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150 और सब्जेक्ट का नाम है जनरल स्टडीज़ और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150 और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग अति शीघ्र एक बैच शुरू करने वाले हैं। डेडिकेटेड बैच रहेगा पूरी तरीके से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आइए एक एक करके हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इसके 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है और सबसे अधिक वेटेज इसी का है एज फार एज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज कंसर्न। इसमें सर्वाधिक क्वेश्चन रहेंगे 40। तो ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों से आप परिचित नहीं हैं, कुछ बातें तो हिस्ट्री में भी मौजूद हैं। जैसे कि पहला है भारतीय शिक्षा व्यवस्था यानी कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो जब हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो ये सारी बातें हमारे सामने गुजरती हैं। जैसे कि राधा कृष्णन कमीशन क्या था, कब बना, क्या उसके फीचर्स थे, क्या क्या उसके सजेशंस थे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। मुदलियर आयोग, कोठारी कमीशन है ना, UCC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद यानी कि NCERT की बात हो रही है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, गवर्नेंस क्या है, प्लस जो नई शिक्षा पॉलिसी है वो भी होपफुली इसमें क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है। इसमें पता नहीं क्यों लिखा है, नहीं लिखा है, मैं नहीं जानता। तो ये सारी बातें व्यवहारिक हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ने के दौरान पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं। इस टॉपिक को हमारे पीडोलॉजी वाले टीचर पढ़ाएंगे। ओके, मूल्य आधारित शिक्षा क्या होती है, मूल्यों के प्रकार है ना, व्यक्तिक एवं सामाजिक मूल्य, जो कुछ वैल्यूज होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड वे, कक्षा में कैसा अनुशासन होना चाहिए, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन, ये सारी व्यवहारिक बातें जो विद्यालयों विश्वविद्यालयों में अपनाई जानी चाहिए, उससे संबंधित ये सारी बातें दी गई हैं। शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा का क्या महत्व है, आधारभूत ज्ञान यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड, इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग, शैक्षिक तकनीकी, उसका नेचर, उसके टाइप, आवश्यकता एवं उपयोग, शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि क्या होती है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार एवं विधियाँ। तो इस टॉपिक को तैयार करने के लिए हमारी एक
डेडिकेटेड टीम इस पे काम कर रही है और जल्दी ही हम इस बैच को शुरू करने वाले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ ऑप्शंस में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख के भेज सकते हैं। जो हल्द्वानी के आसपास रीजन में रहते हैं वो लोग ऑफलाइन ले सकते हैं और जो दूर रहते हैं वो ऑनलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो रहा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 जीएस से है, जिसके लिए मैंने कहा था कि क्वेश्चंस लगभग वैसे ही आते हैं जैसे कि पीसीएस लेवल पे होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 35 हैं, लेकिन सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है। ठीक है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट इवेंट्स हैं वो हैं, खेलकूद एवं मनोरंजन, हाल ही में ओलंपिक्स हुआ है और भी कई प्रकार के स्पोर्ट्स इवेंट्स साल भर होते रहते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई बहुत टफ नहीं है, आसान है ये। हाँ, थोड़ा टफ और ज़्यादा वो है पार्ट आपका भारत का इतिहास। लिखा है इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यानी कि तीनों पार्ट पढ़ने हैं एंड दैट इज टाइम टेकिंग एक्टिविटी। संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट से है, निर्माण कार्य गतिविधियाँ इत्यादि, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू देखिए। लोक सेवा आयोग कई प्रकार के एग्जाम करवाता है जिसमें जीएस कई एग्जामों में कॉमन है, तो उन सभी को आप मॉडल पेपर मान सकते हैं। ये मंत्र मैं दे रहा हूं आपको टीचर्स डे वाले दिन कि आयोग द्वारा कराए गए पेपर ही सबसे अच्छे मॉडल पेपर होते हैं और उसी को एम आईएएस स्टडी सर्कल रिकमेंड भी करता है और फॉलो भी करता है। राइट, मेक श्योर। ओके, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 35 ही हैं, तो मान के चल रहे हैं कि अगर मैं 35 को 10 से डिवाइड करूँ तो लगभग सारे टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नॉट मोर देन दैट। लेकिन 3 क्वेश्चन के लिए हमको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा काम टफ हो जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन, प्रकार, नियोजन, संरक्षण, संवर्धन इत्यादि। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ प्रमुख विशेषताएं पूछी गई हैं। फंडामेंटल राइट आप जानते हैं कि पार्ट 3 में है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप आसानी से देख सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, उपभोक्ता सशक्तिकरण यानी कि कंज्यूमर जो वो है उस पर उपभोक्ता के अधिकार यानी कि जो कंज्यूमर के जो राइट हैं वो, ये काफ़ी नया टॉपिक है। इसमें नया क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा इतर है। कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जीएस का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बात हो रही है। शिक्षा का अधिकार आप जानते ही हैं, सूचना का अधिकार ये भी आप जानते ही हैं, जानते आप सब हैं, लेकिन एग्जाम देते समय कई चीज़ें याद नहीं रहती। ओके, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम, ये भी बताया जाएगा आपको। सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, ये हाई स्कूल लेवल की साइंस आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आसानी से समझ में आ जाती है बात, कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। एनवायरमेंटल इश्यूज और डेवलपमेंट, पर्यावरण विकास से जुड़ी हुई समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी बातें। जलवायु परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये पढ़ के समझ में नहीं आता, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कंसर्न है, किसी भी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ने से बचाना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इन समस्याओं से बचने के उपाय क्या क्या होने चाहिए। अब देखिए थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें इकोनॉमी से आ सकते हैं। नेशनल इनकम की जो अवधारणा है वो, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, कुछ जानकारियां, बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसमें, कुछ काम भर की। एग्रीकल्चर, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के विकास की दिशा और उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। टॉपिक छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है, टाइम टेकिंग है और टाइम आपको आयोग ने दिया है, तो ढंग से यूटिलाइज करेंगे टाइम को तो एग्जाम पास किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, अब क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस या उत्तराखंड लेवल का एग्जाम है, तो उत्तराखंड की जानकारी के बगैर इस एग्जाम को पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें भी प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक है। ठीक है, तो उत्तराखंड की अपनी ज्योग्राफी है, ये पढ़नी है, क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है, उसका एक अपना स्टेटस है, उसकी इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, वो समझनी होगी। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ाया जाएगा, आपको आसानी से बात समझ में आएगी। ओके, उत्तराखंड की हिस्ट्री थोड़ा सा टिपिकल पार्ट मानता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, कि किस प्रकार से टेहरी वाला स्टेट भी है जिसमें यहाँ पर राजाओं का शासन चल रहा है, और कुमाऊं में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का शासन चल रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ये देखना होगा। प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन यानी कि नेचुरल और इकोनॉमिक रिसोर्सेस, वाटर, फॉरेस्ट और जितने भी वाइल्ड लाइफ है,
नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, मिनरल्स हैं, पशुपालन, इन सब पे कई सारे डाटास जिनसे आप भली भांति परिचित भी हैं, सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है ना, डेडिकेटेड तरीके से। राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, राज्य, जनपद, तहसील, ये सारी बातें जो यहाँ पर लिखी हैं वो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। काफ़ी अच्छा वेटेज दिया गया है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ कितने हैं, 30 हैं। वेटेज ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं, इसलिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि दिक्कतें हो जाती हैं थोड़ा सा रिमेंबर करने में, लेकिन नौकरी पाने के लिए ये काम करने होंगे। ओके, तो ये समस्त बातें 10 पॉइंट्स हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, तो 3 क्वेश्चन एक एक पॉइंट से मान के चलिए एवरेज। हालांकि इसका कोई वो नहीं है, फिक्स वो नहीं है, किसी में एक भी क्वेश्चन ना आए और किसी में हो सकता है 5 आ जाए। ओके, हिस्ट्री से 5-6 आ सकते हैं। फिर आते हैं हम मैथमेटिक्स वाले पार्ट में, अर्थमेटिक। इसको मैथमेटिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। ये हाई स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स है और कुछ इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके किया जा सकता है। रेलगाड़ी, नाव, धाराओं, कैलेंडर, घड़ियों, ये सारे जो वेन डायग्राम वाले चित्र बनते हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। बहुत टफ नहीं होते हैं, ये आसानी से किए जा सकते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक है इसमें, खंड नंबर 5, वो है हिंदी का। इसमें प्रश्न संख्या रहेगी, प्रश्नों की संख्या रहेगी 20। ठीक है, देखिए, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे इत्यादि और लोकोक्तियां। ये कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, आसानी से चीज़ों को किया जा सकता है। बस करना क्या है, रेगुलर रहना है। अगर आप अभी से हमारा बैच ज्वाइन कर लेते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं और खुद की पढ़ाई भी करते रहिए। सेल्फ स्टडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, उसमें हम बाधा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहेंगे। आपकी सेल्फ स्टडी को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो AMIS स्टडी सर्कल से जुड़े रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। और शीघ्र ही हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच इसमें शुरू कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको डेट की भी घोषणा कर दूंगा। तब तक बने रहिए AMIS के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।